सोलो लेवलिंग। नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर की स्टार्टिंग क्रिस रेड के घर से होती है, जहां क्रिस रेड सो रहा था और अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो बाहर आता है। वाइन के टेबल से एक गिलास वाइन उठाता है और उसे नीचे फेंक देता है। तभी उसे कुछ अजीब लगता है और वो कहता है, गिलास तो गिरकर टूट गया, लेकिन उसकी आवाज नहीं आई। यहाँ क्या हो रहा है? क्या यहाँ कोई है? तभी क्रिस रेड के सामने एक मोनार्च तरनक आयरन बॉडी मोनार्च अचानक से आता है और क्रिस रेड के पीछे दो और मोनार्च होते हैं, पहला, दूसरा क्विडेसा। आगे क्रिस रीड कहता है कि तुम लोग कौन हो? तभी तरनक कहता है, तुम्हें इंसानों की मदद करके कुछ नहीं हासिल होने वाला। आगे क्रिस रीड कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, जो तुमसे जुड़ा है मैं उससे बात कर रहा हूँ। आगे क्रिस रीड अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद उन मोनार्च और क्रिस रीड के बीच फाइट शुरू हो जाती है और चारों ओर आग की लपटें दिखाई देती हैं और ये फाइट और भी खतरनाक होती चली जाती है। तभी हम देखते हैं क्रिस रीड के घर में एक धमाका होता है और क्रिस रीड का घर तबाह हो जाता है। आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं संग जिनवू को, जो कि जापान के अंदर सड़कों से होता हुआ एयरपोर्ट की तरफ जाता है और उसे वहाँ के बहुत सारे लोग, लगभग हजारों लाखों लोग संग जिनवू को सपोर्ट करने के लिए और उसे थैंक्स कहने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे, क्योंकि जिनवू ने 29 जायंट को मारकर जापान को बचाया था। आगे हम देखते हैं व्हाइट एडम को, जो अमेरिका का एक हाई रैंक एजेंट था। वो जिनवू के पास बैठता है और वो सभी लोगों के बारे में कहता है, यहाँ आज जितने भी लोग आए हैं वो तुम्हारी सिर्फ एक झलक देखने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब आगे व्हाइट एडम अपनी काम की बात स्टार्ट करता है। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ये एक ऐसा मामला है जो किसी और से नहीं बताया जा सकता। इसके बाद वो अपना लैपटॉप बाहर निकालता है और संग जिनो को एक वीडियो दिखाता है। ये सीन क्रिस रेड की मौत के बाद का था, जहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका था। चारों तरफ आग लगी होती है। हंटर्स और फायर फाइटर्स मिलकर उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आग एक जादुई शक्ति सी बनी होती है जो साधारण पानी से बुझने वाली नहीं थी। आगे व्हाइट एडम संग जिनवू को वो वीडियो दिखाता है और कहता है, प्लीज इस पर एक नजर डालो। आगे संग जिनवू उस वीडियो को देखता है और उसके अंदर वो बहुत सारे लोगों को देखता है जो कि चीखते चिल्लाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि फायर फाइटर और हंटर थे। वो कहते हैं, हमने सब कुछ आजमा लिया, लेकिन आग अभी भी भड़क रही है। ये कोई साधारण आग नहीं है। अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ से हट जाओ। एक भी चिंगारी तुम्हें जलाकर राख कर सकती है। हमारा बैकअप कहाँ है और वो कब तक आएगा? आगे संग जिनवू कहता है कि ये किस तरह का वीडियो है। व्हाइट एडम कहता है, अगर तुम एंड तक इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा जिस आदमी ने आग लगाई थी वो क्रिसफोर्ड रीड था, जो एक नेशनल लेवल हंटर था। आग बुझाने के लिए 1800 से भी ज्यादा फायर फाइटर्स और 14 हाई रैंक हंटर्स को इकट्ठा किया गया था। आगे संग जिनवू उस वीडियो को देखता है और कहता है, लपटें बहुत तेज दिख रही हैं। यहाँ किसी तरह का स्ट्रगल हुआ होगा। क्या इसका मतलब ये है कि क्रिसफोर्ड रीड अब नहीं रहा? आगे व्हाइट एडम कहते हैं, हमें यकीन नहीं हुआ। जब हम वहां पर पहुंचे तो क्रिस रीड पहले ही मारा जा चुका था। संग जिनवू उसकी ये बात को सुनकर हैरान होता है और वो सोचता है, एक नेशनल लेवल हंटर को कोई इतनी बुरी तरह कैसे मार सकता है, वो भी आग में जलाकर। आगे व्हाइट एडम संग जिनवू को एक फोटो दिखाता है। उस फोटो के अंदर संग जिनवू अपने फादर को देखता है। आगे व्हाइट एडम कहता है, ये उस आदमी की फोटो है जिसे हंटर ब्यूरो जिम्मेदार मानता है इन सभी चीजों के लिए। इसने ही सब कुछ किया है। ये आरोपी है। आगे संग जिनवू उसकी ये बात को सुनकर अपने टेक्नेलिसिस पावर का इस्तेमाल करता है। वो हवा में उठा देता है, उसकी गर्दन को कस के पकड़ लेता है। अब संग जिनवू उससे कहता है, अगर ये किसी तरह का मजाक है तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचकर जाओगे। आगे व्हाइट एडम संग जिनवू को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, तस्वीर में जो आदमी दिख रहा है वो एक डंजन से बाहर निकला था। ये हो सकता है कि ये आदमी वो ना हो जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। आगे संग जिनवू सोचता है और कहता है, क्या ये एक डंजन से बाहर निकला था? इस पर एडम कहता है, उसने जो माना वेब छोड़ी थी
वो किसी मैजिकल बीस्ट की थी। उसने बिना किसी चेतावनी के हमारे एस रैंक हंटर पर हमला कर दिया। क्या तुम्हें वो धमाका याद है जो 1 महीने पहले ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में हुआ था? मैं उसी घटना की बात कर रहा हूँ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आगे संग जिनवू शांत होता है और वह उसे नीचे उतार देता है और उसकी गर्दन को छोड़ देता है। अब एडम पूरी तरह से सांस ले पा रहा था। इसके बाद वो कहता है, वो हमारे हंटर्स को मारकर गायब हो गया। तब से हम बंद गेट के पीछे उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन हम उसका कोई निशान नहीं खोज पाए। ऐसा लगता है कि वो हवा में गायब हो गया। मैं समझता हूँ संग जिनवू, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। हमारे पास एक कारण है उसे मेन सस्पेक्ट मानने का। हर हिंट उसकी तरफ इशारा कर रही है। आगे संग जिनवू कहता है, तो फिर तुमने मुझे ये फोटो क्यों दिखाई? क्योंकि आने वाली इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर की सभी गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ एक साथ इकट्ठा होंगे। वहीं पर फेडरल ब्यूरो हंटर्स इस आदमी के खिलाफ एक वारंट जारी किया जाएगा। दूसरे शब्दों में हमारी जांच अब बंद कमरों में नहीं होगी, क्योंकि हाल ही में जो घटना हुई है, अमेरिकन गवर्नमेंट को एक नेशनल लेवल हंटर की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए वो किसी भी कीमत पर दोषी को पकड़ने के लिए मुमकिन कोशिश करेंगे। दूसरी बात फेडरल ब्यूरो की ओर से है, हम तुम्हारे साथ अपने रिलेशन को बनाए रखना चाहते हैं मिस्टर संग। इसलिए मैं जांच को पब्लिक करने से पहले आपको पहले से आगाह करने आया हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर आप उस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने डैड का चेहरा देखते तो आप बेकाबू हो सकते थे। आगे जिनवू अपने मन में सोचता है, मेरे फादर जो 10 साल पहले लापता हो गए थे, वो अब एक मैजिकल बीस्ट बनकर वापस आए हैं। आगे व्हाइट एडम हाँफते हुए कहता है, क्या उसने टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया? हाई रैंक हंटर ज्यादा से ज्यादा बस चीजों को थोड़ा हिला सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर है। मैंने तो सुना था कि टेक्नोलॉजीज पावर का इस्तेमाल केवल नेशनल लेवल हंटर ही कर सकते हैं। आगे वो कहता है, नहीं, ये आदमी छठा नेशनल लेवल हंटर है। मुझे तुरंत ड्यूटी इंस्पेक्टर को इसकी जानकारी देनी होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ऐसा मंच जहां दुनिया भर की सभी ताकतवर गिल्ड एक साथ इकट्ठा होती हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव यहां आते हैं ताकि हंटर्स इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट, हालात, खबरों और फ्यूचर की डायरेक्शन पर चर्चा की जा सके। और इस साल साउथ कोरिया की ओर से जिस गिल्ड को चुना गया है वो है एजेंट गिल्ड। उसके हिस्सा लेने से देश विदेश में हड़कंप मच गई है। एजेंट गिल्ड में सिर्फ एक ही टॉप रैंक हंटर है, संग जिनवू, जो कि गिल्ड मास्टर है। फेडरल ब्यूरो हंटर्स के जरिए उसे इनवाइट किया गया है। आगे एक रिपोर्टर्स कहता है, क्या सिर्फ संग जिनवू ही अकेला ही इतना ताकतवर है कि वो दुनिया भर की बाकी सभी टॉप लेवल हंटर से भरी गिल्ड का अकेले सामना कर सकता है? मिस्टर चोई बताओ, हंटर्स गिल्ड, आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? आगे मिस्टर चोई कहते हैं, हाँ, एजेंट गिल्ड एक आदमी वाला गिल्ड है, लेकिन इस मामले में उस आदमी को संग जिनवू कहा जाता है। अगर गिल्ड मेंबर को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाए जो गिल्ड का हिस्सा हो और युद्ध के लिए तैयार हो सके, तो संग जिनवू के पास पहले से ही सैकड़ों गिल्ड मेंबर हैं। मैंने कई बार उसकी एबिलिटी को करीब से देखा है, खासकर जेजू आइलैंड के रेड के दौरान। मेरा मानना है कि एजेंट गिल्ड दुनिया की किसी भी गिल्ड को कड़ी टक्कर दे सकता है। आगे हंटर चोई मजाक में कहते हैं कि बिल्कुल मैं निराश हूँ। मेरा अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल हो गया। मैंने पासपोर्ट को रिन्यू करवाया था, लेकिन निराशा से ज्यादा मुझे गर्व है। अभी हमारे पास एक ऐसा हंटर है जो अगर कभी ऐसा बीस्ट सामने आ जाए जिसे हम नहीं संभाल सकते, वो बिना किसी झिझक के सबसे आगे खड़ा हो जाएगा। वास्तव में मेरे गिल्ड मेंबर्स और मैं केवल संग जिनवू की मदद के कारण ही आज जिंदा वापस आए हैं यहाँ पर। इसलिए मुझे सचमुच गर्व है कि कोरिया का रिप्रेजेंटेटिव संग जिनवू को चुना गया है। तभी आगे चोई अपनी मीटिंग को खत्म कर वहां से बाहर निकलते हैं। आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हंटर गोगुनी के ऑफिस में, जहाँ पर वू जिनचुल हंटर गोगुनी से कहता है, सर, चीन से किसी ने संग जिनवू के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है। उन्होंने सिर्फ पब्लिक डॉक्यूमेंट की मांग की है। आगे हम देखते हैं कि चीन से कोई आदमी संग जिनवू की इंफॉर्मेशन को मांग रहा था। ज्यादा कुछ नहीं, वो संग जिनवू के बारे में जानना चाहता था कि कब वो एस रैंक हंटर बना, उसने किस किस तरह के और किस किस रैंक के गेट को क्लियर किया है। वो सिर्फ जानना चाहता है कि संग जिनवू कितना ताकतवर है और वो किन किन गेट को हैंडल कर सकता है। आगे मिस्टर गो कहते हैं, खैर
मुझे यकीन है कि चीन ये उम्मीद नहीं कर रहा होगा कि हम उन्हें एक टॉप रैंक हंटर की पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे। इस पर मिस्टर वो कहते हैं जानकारी मतलब पर्सनल नहीं। आगे गोगुनी कहते हैं लेकिन वो संग जिन्वू में अचानक इंटरेस्ट क्यों रख रहे हैं? हमने उन्हें साफ मना कर दिया है कि संग जिन्वू अभी किसी भी देश से मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर वो जिनचुल कहते हैं ये रिक्वेस्ट चीनी गवर्नमेंट ने नहीं की, ये रिक्वेस्ट एक आदमी की ओर से है। आगे मिस्टर गोगुनी थोड़ा हैरान होते हैं और वो कहते हैं एक आदमी, ऐसा लगता है कि चीन के 7 स्टार यानी हंटर लुई जिंगझंग ने संग जिन्वू में इंटरेस्ट ले लिया है। चीनी हंटर्स रैंकिंग के लिए इंटरनेशनल लेवल के मेजरमेंट का पालन नहीं करते, इसके बजाय वो अपनी खुद की रैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जिनचुल कहता है कि हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि उसने बड़े जाइंट में से एक से लड़ाई की थी, शायद इसलिए वो संग जिन्वू में इंटरेस्टेड है जिसने बाकी जाइंट को मारा था। आगे हंटर गोगुनी अपने मन में सोचते हैं मुझे लगता है कि लिu जिंगझंग ताकतवर लोगों को पहचानता है। आगे गोगुनी लिu जिंगझंग की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो जिनचुल से कहते हैं उससे जानकारी दे दो, लेकिन सिर्फ सरफेस लेवल की जानकारी दो। अब आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं थॉमस आंद्रे को। उसकी असिस्टेंट लॉरा उससे कहती है जिन्वू कल अमेरिका आ जाएगा। थॉमस आंद्रे कहता है पहले से ही समय काफी उड़ चुका है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर हंटर वांग डोंगसू एंटर होता है और वो थॉमस आंद्रे से कहता है आपने मुझे कॉल किया सर। इस पर थॉमस आंद्रे कहते हैं कि हाँ, अच्छी टाइमिंग है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वांग कहता है ठीक है। इस पर थॉमस आंद्रे उसके पास आकर कहते हैं मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, तुम संग जिन्वू के साथ खिलवाड़ मत करो मिस्टर वांग। आगे वांग की आंखें लाल हो जाती हैं और वो गुस्सा हो जाता है। आगे थॉमस आंद्रे कहते हैं मुझे पता है कि संग जिन्वू और तुम्हारे भाई के बीच में कुछ हुआ था। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास मैसेज है और तुम जानने के लिए एक्साइटेड हो कि वास्तव में क्या हुआ था। आगे हंटर वांग कहता है लेकिन तभी हंटर थॉमस आंद्रे अपनी उंगली दिखाते हुए कहते हैं जैसा कि मुझे याद है मैंने तुम्हें अभी बोलने के लिए नहीं कहा है। इस पर हंटर वांग काफी डर जाता है और यहाँ पर थॉमस आंद्रे की असिस्टेंट कहती है प्लीज तुम लोग अपना मुंह बंद करो। और वो सोचती है बहुत से लोग हाई रैंक हंटर को धमकी भरी चेतावनी नहीं दे सकते। मैं सोचती हूँ कि ये काफी इम्प्रेसिव है। हालांकि वांग डोंगसू भी थॉमस आंद्रे की तरह ही अपने लक्ष्य का पीछा करने में उतना ही जुनूनी है। आगे थॉमस आंद्रे कहता है मैं अपनी बात को दोहराता हूँ, संग जिन्वू के साथ खिलवाड़ मत करो। तुम चाहे तो वेकेशन पर विला में छुट्टी मनाने जा सकते हो। आगे थॉमस आंद्रे कहता है क्या तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट है? इस पर मिस्टर वांग कहता है कि हाँ ठीक है। आगे थॉमस आंद्रे कहता है ठीक है, अब तुम जा सकती हो। इसके बाद हंटर वांग वहाँ से निकल जाता है। आगे लॉरा कहती है क्या आपको लगता है कि वो सुनेगा? थॉमस आंद्रे कहता है नहीं, वांग इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। हंटर वांग पर कड़ी नजर रखो जब तक संग जिन्वू अमेरिका छोड़कर नहीं चला जाता। क्या वो इसे एक्सेप्ट करेगा? खैर मुझे यकीन है कि वो थोड़ा नाराज होगा, लेकिन ये उसकी मौत से बेहतर होगा। और आगे ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है।